एंजाइना। आज की क्लास में हम एंजाइना पेक्टोरिस या एंटी एंजाइनल ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, ऑर्गेनिक नाइट्रेट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और वेसोडाइलेटर जैसे कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है। एंजाइना पेक्टोरिस एक डिसऑर्डर है, एक डिजीज़ है, जिसका दूसरा नाम है इस्केमिक चेस्ट पेन। अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन कॉज्ड बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट। हार्ट के पास जब अधिक मात्रा में या जो लिमिटेड क्वांटिटी है उतनी मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो चेस्ट पेन या एंजाइना पेक्टोरिस जैसी सिचुएशंस होती है। एंजाइना पेक्टोरिस को दूसरा नाम है स्टेबल एंजाइना। एंजाइना इज़ अ सिम्टम ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज़। ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़ एक इसका एंजाइना का सिम्टम है। इससे पता चलता है कि पर्सन को एंजाइना पेक्टोरिस हुआ था। एंजाइना पेक्टोरिस कोई लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग पेन नहीं है। छोटे समय के लिए होता है पेन और फिर चला जाता है। थोड़े दिनों तक दर्द होगा और फिर उसके बाद नहीं होता। ये फैटल भी हो सकता है और एक सिंपल टर्म में भी हो सकता है, सिंपली भी हो सकता है। वेसोडाइलेटर्स। Vasodilators are usually used in angina pectoris and heart failure. Vasodilators जो होता है एंजाइना पेक्टोरिस और हार्ट फेलियर को ट्रीट करने में हेल्पफुल है या इनकी ट्रीटमेंट में इन्हें दिया जाता है। वेसोडाइलेटर जिसे नाम ही सिग्निफाई कर रहा है कि वेसल्स को डायलेट करेगा। वेसल्स को अगर डायलेट करेगा, जो तो प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ होगा। ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो फ्लो जो होगा उसका जो रेट है या जो जितने फास्टनेस है उस फ्लो के अंदर वो डिक्रीज़ होगी। एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर सही मात्रा में ऑक्सीजन या ब्लड नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि जो ब्लड वेसल है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, रुक जाती है या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। इसीलिए उस वेसल्स को डायलेट करने के लिए तो वेसोडाइलेटर्स देते हैं। द मेन ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस या एंटी एंजाइनल ड्रग्स भी बोलते हैं, जो ड्रग्स एंजाइना पेक्टोरिस में दी जाती है वो ड्रग्स है ऑर्गेनिक नाइट्रेट, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड अदर वेसोडाइलेटर्स। नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइना पेक्टोरिस जिसे चेस्ट पेन भी कहते हैं, एक्यूट चेस्ट पेन मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? टाइट चेस्ट, चेस्ट के अंदर टाइटनेस आना, फीलिंग ऑफ टाइटनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक से सांस नहीं ले पा रहे पेशेंट। नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइना पेक्टोरिस इज मैनिफेस्टेड बाय सडन सीवियर प्रेसिंग सबस्टर्नल चेस्ट पेन विच स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट शोल्डर एंड अलोंग द फ्लेक्सर सरफेस टू द लेफ्ट आर्म। एंजाइना पेक्टोरिस का जो पेन है वो लेफ्ट शोल्डर से लेकर आगे की तरफ मूव करता है, लेफ्ट आर्म की तरफ मूव करता है, मतलब शोल्डर से आर्म की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द अटैक में बी वेरी एक्यूट, बहुत कुछ ही क्षण के लिए, कुछ ही समय के लिए ये जो दर्द है, ये जो टाइटनेस है वाली फीलिंग है वो होगी एंड लीड टू मॉर्टेलिटी। कोई पेशेंट मर भी जाता है और कोई जिंदा भी बच जाता है। और इट मे बी शॉर्ट लिव्ड एंड मे रीअकर फॉर ईयर्स। कुछ ही समय के लिए होता है और ऐसा नहीं है कि एक बार आया तो बाद में आएगा ही नहीं, ये आता रहता है, साल में 1-2 बार हो जाएगा पर्सन को जिसको एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन एक बार आ चुकी है तो। नेक्स्ट, एंजाइनल अटैक आर प्रोबेबली ड्यू टू द टेम्परेरी इस्केमिक लेक ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द मायोकार्डियम, मतलब कि हार्ट की जो मसल्स है उसको ठीक मात्रा में ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ब्लड फ्लो ही ठीक से नहीं हो रहा, क्योंकि जो ब्लड है वही ऑक्सीजन पहुंचाता है या ले जाता है। तो ब्लड की मात्रा कम है तो ऑक्सीजन की भी मात्रा कम होगी। ड्यू टू आइदर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ आर्टीरियल वॉल्स और वेसोस्पाज्म। वेसल्स के अंदर अगर स्पाज्म हो रहा है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बहुत ज़्यादा है, या जो आर्टीरियल वॉल्स है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जम चुकी है, तो इस कंडीशन में एंजाइनल अटैक आ सकते हैं क्योंकि जो वेसल्स है वो नैरो हो जाएगी। When the coronary blood flow is inadequate, जब कोरोनरी मतलब हार्ट की जो ब्लड फ्लो है, कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरीज होती है जो हार्ट को सप्लाई करती है ब्लड। हार्ट को सप्लाई करने वाली जो ब्लड होती है, जो आर्टरी होती है, उसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, जो मतलब खुद ही हार्ट को सप्लाई कर रही है ऑक्सीजन और ब्लड।
सो व्हेन द कोरोनरी ब्लड फ्लो इज़ इनएडिक्वेट, जब ठीक मात्रा में ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, द मायोकार्डियम, जो मायोकार्डियम है, जो मिडल लेयर है हार्ट की, गेट लेस देन इट्स फुल नीड ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, उसके पास ब्लड की मात्रा कम हो जाएगी, ऑक्सीजन ठीक मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा और न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाएगा। उस कंडीशन में एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइनल अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इसको ट्रीट करने के लिए हम बीट नाइट्रेट और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसी एजेंट्स या ड्रग्स देते हैं। जैसे कि अगर हमें फास्ट एक्शन चाहिए तो सबलिंगुअल टैबलेट के अंदर हम नाइट्रोग्लिसरीन भी देते हैं, जिसका जो एक्शन है वो 5 से 10 मिनट में आ जाता है और वो पेन को रिलीव कर देता है। अगर पेन रिलीव हो चुका है तो हम उसे स्पिट आउट भी कर सकते हैं, मतलब मुंह से निकाल भी सकते हैं, क्योंकि हमें उसे चबाना नहीं होता, मतलब निगलना भी नहीं होता, चबाना भी नहीं होता, धीरे धीरे उसको चूसना होता है। नेक्स्ट वेरिएंट प्रिंस मेटल एंजाइना। ये प्रिंस मेटल एंजाइमा जो है वो एक अनकॉमन डिजीज़ है, बहुत कम लोगों में होती है। अटैक में अकर व्हेन एट रेस्ट और इवन इन स्लीप एंड आर अनप्रिडिक्टेबल। ये प्रिंस मेटल एंजाइमा, वेरिएंट एंजाइमा जो है वो रेस्ट के टाइम पर या स्लीप के टाइम पर जब सो रहा है पर्सन, और ये एक अनप्रिडिक्टेबल है, इसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे ये एक एंजाइना है। So second point, these are due to localized spasm of hypertrophic segment in the coronary artery. Hypertrophic segment मतलब वो segment जहाँ पर excessive growth हो गई है या जो मसल फाइबर्स है वो थिक हो गए हैं, वहाँ पर ये ज़्यादातर पाया जाता है जहाँ पर स्पाज्म होता है। थर्ड पॉइंट, these can be reversed by taking preventive measures और relieving the vasospasm. इसे ठीक भी किया जा सकता है, कैसे? अगर हम ड्रग्स लेंगे या प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे कुछ, या वेसोस्पाज्म को कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। सो उसके लिए वेसोडाइलेटर देते हैं। द कोरोनरी वेसोडाइलेटर दैट आर यूज्ड इन एंजाइना शुड इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम विदाउट इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द हार्ट। ये अब MOA मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वेसोडाइलेटर बता रखा है कि जो कोरोनरी वेसोडाइलेटर्स है, जो हार्ट के वेसल्स को डायलेट करते हैं, उनके डायामीटर को इंक्रीज करते हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं? आर यूज्ड इन एंजाइना शुड इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम। ये ब्लड फ्लो को तो इंक्रीज कर देते हैं, डायामीटर को इंक्रीज करके ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, विदाउट इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द हार्ट। बट ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। ब्लड को फ्लो तो करवा देते हैं अच्छे से, बट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वैसी की वैसी ही रहती है। So they should not change the cardiac output and blood pressure. ये कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर को भी चेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हुई है। ऑक्सीजन कम है तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। फिर द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नाइट्रेट आर यूज्ड एज वेसोडाइलेटर, जैसे कि एग्जांपल है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन एज अ वेसोडाइलेटर ये काम करता है, या एक एजेंट है in the treatment of एंजाइनल पेक्टोरिस, या एंटी एंजाइनल एजेंट है ये। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग। सबसे पहली कैटेगरी है नाइट्रेट की। नाइट्रेट जिसके अंदर शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग दोनों टाइप के आते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एजेंट। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड ट्राइनाइट्रेट, पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट, एरिथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में है वेरापेमिल, डिल्टीजियम, नेफिडिपाइन, निकार्डिपाइन, एम्लोडिपाइन। बीटा ब्लॉकर्स के अंदर है प्रोप्रेनोलॉल, मीटोप्रोलॉल, और अदर्स में है डायपाइरिडामोल एंड ऑक्सीफिड्रिन। ये नोट्स के अंदर है। द एंटी एंजाइनल ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू नाइट्रेट, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड ट्राइनाइट्रेट, एरिथ्राइटल टेट्रानाइट्रेट। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में है वेरापेमिल, डिल्टीजियम, नेफिडिपाइन, निकार्डिपाइन, एम्लोडिपिन। बीटा ब्लॉकर्स के अंदर प्रोप्रेनोलॉल, मीटोप्रोलॉल, और अदर्स में डायपाइरिडामोल, ऑक्सीफाइड्रिन। अब हम सबसे पहली जो कैटेगरी है नाइट्रेट की वो पढ़ते हैं। सो नाइट्रेट या नाइट्राइट, जो नाइट्रेट होता है वो रिड्यूस्ड जब होगा तो नाइट्राइट में चेंज होगा।
सो बोथ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आर ट्रेडिशनली रेफर्ड एज नाइट्रेट। पुराने टाइम में या ट्रेडिशनली से नाइट्रेट ही माना जाता था, चाहे रिड्यूस फॉर्म हो चाहे ऑक्सीडाइज फॉर्म हो। फिर टाइम के साथ में द नाइट्रेट आर रिड्यूस टू नाइट्राइट, नाइट्रेट को रिड्यूस करके नाइट्राइट बनाया गया। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर रैपिड सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ एन एंजाइनल अटैक। नाइट्रेट के अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमन या जो स्लो एक्टिंग के अंदर हमने पढ़ा था ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन, वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एंटी एंजाइनल ड्रग है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है नाइट्रेट का या नाइट्राइट का? ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट बाय एन एंजाइमेटिक एक्शन कॉजेज रिलीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड होना चाहिए यहाँ पर। सो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट बाय एन एंजाइमेटिक एक्शन, एंजाइमेटिक एक्शन के बाद ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। कहाँ पर ये रिलीज होगा? वस्कुलर स्मूथ मसल के अंदर, वस्कुलर स्मूथ मसल के अंदर। वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है एक्टिवेट करेगा गुआनाइल साइक्लेस को। गुआनाइल साइक्लेस एक्टिवेट होने के बाद ये CGMP का मतलब होता है साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक गुआनोसिन CGMP साइकिल को ये इंक्रीज करेगा। जब ये CGMP इंक्रीज होगा विच इन टर्न रिजल्ट इन स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, जैसे ही CGMP पाथवे इंक्रीज होगा वैसे ही स्मूथ मसल जो है रिलैक्स करेगी। सो हमें स्मूथ मसल को रिलैक्स कराना है, मतलब जो उसके अंदर वेन्यूल्स है, जो वेसल्स है, जो वेन्स है, उसको जो आर्टरीज है उसे डायलेट करवाना है। द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E और प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 एंड मेम्ब्रेन हाइपोपोलराइजेशन में ऑल्सो बी द मैकेनिज्म इन्वॉल्व। ये सब अगर रिलीज होगा तभी भी स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हो सकता है, बट मेन हमें ये पढ़ना है। सो अगर हम इसकी साइकिल देखें तो ये बता रखी है मैंने। नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट में रिड्यूस होगा। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो है इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर रैपिड सिम्टोमेटिक रिलीव ऑफ एन एंजाइनल अटैक। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ मोर पोटेंट वेसोडाइलेटर, वो नाइट्रेट और नाइट्राइट से ज़्यादा पोटेंट है। ज़्यादा पोटेंट का मतलब कम क्वांटिटी, कम डोज में भी उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नाइट्रेट या नाइट्राइट। जब नाइट्रिक ऑक्साइड बना एंजाइमेटिक रिएक्शन के बाद, तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO एक्टिवेट करेगा गुआनाइल साइक्लेस को। गुआनाइल साइक्लेस इंक्रीज करेगा CGMP को, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट को, विच इन टर्न रिजल्ट इन स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। ये है नाइट्रेट या नाइट्रिक या ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कैसे वो स्मूथ मसल को रिलैक्स कराता है, कैसे वो डायलेट कराता है वेसल्स को। Next is the nitrate relax smooth muscle in all type of vessels, but the post capillary vessel जैसे वेन्यूल और वेन्स are particularly sensitive। नाइट्रेट रिलैक्स करता है स्मूथ मसल, हर एक टाइप की वेसल को डायलेट करवाता है, बट जो मोस्ट कॉमन वेसल्स है जो जिनका जो एक्शन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, सेंसिटिव मतलब कम डोज में भी बहुत ज़्यादा वो डायलेट हो जाती है या आसानी से डायलेट हो जाती है, वो है वेन्यूल्स और वेन्स पे उनका जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ड्यू टू द डायलेटेशन ऑफ पेरिफेरल वेन ब्लड टेंड टू पूल इनटू द वेन, जैसे ही डायलेशन हुआ वेन्स का, जो ब्लड है उसके अंदर पूल करेगा, मतलब तेज़ी से उसके अंदर आएगा। सो ब्लड टेंड टू पूल इन द वेन लीडिंग टू फॉल इन द वीनस रिटर्न एंड फॉल इन लेफ्ट वेंट्रिक्युलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज होगा और वीनस जो रिटर्न है वो भी डिक्रीज होगा। सो द ऑक्सीजन डिमांड इज ऑल्सो रिड्यूस ड्यू टू रिड्यूस वोल्टेशन, जैसे ही प्रेशर कम हुआ ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो गई, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी कम हो गया। बिसाइड नाइट्रेट लोअर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर दैट लीड टू रिडक्शन इन एक्सटर्नल कार्डियक वर्क एंड ऑक्सीजन डिमांड। जो नाइट्रेट है वो लो करेगा आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को, बीपी को कम करेगा। कैसे? ब्लड वेसल जो है डायलेट हुई, डायलेट होने के बाद जो प्रेशर है वो कम होगा, सो बीपी को कम करेगा, बट साथ ही साथ में ऑक्सीजन की डिमांड भी कम होगी और एक्सटर्नल कार्डियक वर्क या वीनस जो रिटर्न कह सकते हैं वो भी कम हो जाएगा। Therefore, the predominant effect of nitrate is not on coronary circulation, but rather they exert a hemodynamic action on systemic circulation. सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेट का या ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट का एक्शन कोरोनरी सर्कुलेशन जो हार्ट की सर्कुलेशन पे है उस पर ना होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन पर भी असर पड़ता है। सो अगर हम देखें इसका समरी, फर्स्ट पॉइंट नाइट्रेट लोअर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, सेकेंड पॉइंट फॉल इन द वीनस रिटर्न, एक्सटर्नल कार्डियक वर्क में फॉल हमें दिखता है। ऑक्सीजन डिमांड इज ऑल्सो रिड्यूस ड्यू टू रिड्यूस वॉल टेंशन,
ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो भी कम होती है. सो द इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड ऑन कोरोनरी सर्कुलेशन बट दे ऑल्सो एक्सर्ट अ हीमोडायनामिक एक्शन ऑन सिस्टमिक सर्कुलेशन. ये इसकी एक समरी या की पॉइंट्स हो गए. नाइट्रेट आर गिवन बाय ओरल और सबलिंगुअल रूट और बाय इनहलेशन ट्रांसडर्मल पैचेस एप्लीकेशन ऑन द स्किन. नाइट्रेट जो है उनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है एंजाइनल पेक्टोरियस डिजीज़ के अंदर सबसे मेन होता है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन, कितनी देर में ड्रग अपना एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करेगी. क्योंकि एंजाइना पेक्टोरियस के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा है, हमें जल्द से जल्द जो है डायलेटेशन कराना है वेसल्स का. तो जितनी जल्दी ड्रग जो है कोई भी ड्रग अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी जितनी जल्दी, उसे ही हम प्रेफरेंस देंगे या प्रेफर करेंगे लेना, ताकि वो जल्द से जल्द हमारी बॉडी में जैसे हमने लिया वो जल्द से जल्द अपना एक्शन शो करे और एंजाइना पेक्टोरियस जो पेन हो रहा है, जो चेस्ट में जो टेंशन डेवलप हो गई है उससे हमें छुटकारा मिले. सो नाइट्रेट को ओरल रूट से भी दे सकते हैं बट जो एक्शन है, जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो बहुत धीरे होता है. सबलिंगुअल रूट जो है सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. इनहलेशन से भी दे सकते हैं और ट्रांसडर्मल पैचेस भी आने लग गए जो स्किन के ऊपर रखने के बाद एक्शन प्रोड्यूस होता है या डीप टिश्यूज़ के अंदर वो सीधे टॉपिकली जाते हैं. अब एग्जांपल है इनहलेशन के अंदर, जैसे कि एमाइल नाइट्रेट आर रैपिडली एब्जॉर्ब बाय लंग्स और म्यूकस मेम्ब्रेन. इसे इनहलेशन के तरीके से देती है एमाइल नाइट्रेट. इन ADME इन एक्यूट एंजाइनल पेन के अंदर रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन की ज़रूरत होती है. मतलब जितनी तेज़ी से ड्रग एक्शन अपना प्रोड्यूस करेगा, इफेक्ट अपना प्रोड्यूस करेगा, उसकी ज़रूरत होती है. बट इन केस ऑफ इस्केमिक मतलब ऑक्सीजन लेवल की कमी है, इन द प्रिवेंशन ऑफ इस्केमिया लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ नीडेड. लॉन्ग ड्यूरेशन ड्रग जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है. The rapidity of onset and the duration of action are determined by the route of administration of the nitrate. अगर हमें शॉर्ट ड्यूरेशन का चाहिए तो हमें जैसे ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट ले लेंगे, और यदि हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के ड्रग्स चाहिए तो आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड ट्राइनाइट्रेट, ये वाले ड्रग्स ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि हमें कैसे सिचुएशन मेंटेन करके रखनी है. नाउ नाइट्रेट आर एडमिनिस्टर्ड बाय सबलिंगुअल और ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों रूप से दे सकते हैं. न्यूअर फॉर्मुलेशंस आर अवेलेबल, नई नई फॉर्मुलेशन बनी है फॉर द एयर एप्लीकेशन ऑन द स्किन, जैसे ट्रांसडर्मल पैचेस, thereby causing a sustained release action long duration of organic nitrate. एप्लीकेशन ऑन द स्किन मतलब ट्रांसडर्मल पैचेस का ये एक एडवांटेज है कि सस्टेन रिलीज मतलब कि धीरे 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 जो एक्शन है या जो इफेक्ट है वो मिलता भी रहेगा और धीरे धीरे उसके जो कंटेंट है, उसके जो मेडिकामेंट है वो रिलीज़ होते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि लॉन्गर ड्यूरेशन तक एक्शन जो है वो मेंटेन रहेगा या लॉन्गर ड्यूरेशन जो तक उसका जो इफेक्ट है वो चलता रहेगा. क्योंकि एक साथ जो है वो ड्रग डिसॉल्व नहीं होगी या एक साथ ड्रग जो है वो उस पार्ट पर पहुंचेगी नहीं, क्योंकि ये सस्टेन रिलीज शो कर रहा है, एक्शन धीरे धीरे रिलीज़ होगा उस ट्रांसडर्मल पैच में से वो जो मेडिकामेंट है वो. अमाइल नाइट्रेट का जैसे एग्जांपल बता रखा है कि अमाइल नाइट्रेट इज रैपिडली एब्जॉर्ब बाय लंग्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आफ्टर इनहलेशन. जैसे ही हमने इनहेल करा वो डायरेक्टली हमारे लंग्स के पास पहुंच जाएगा या म्यूकस मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाएगा और अपना इफेक्ट शो करेगा. दे आर क्विकली डिग्रेडेड बाय GIT एंड हेपाटिक एंजाइम से ये तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब GIT के अंदर जो भी गैस्ट्रिक जूसेस है उनसे और हेपाटिक एंजाइम से, हेपाटिक माइक्रोसोमल जो एंजाइम्स होते हैं उनसे डिग्रेड हो जाते हैं या डिग्रेड हो जाते हैं. एक नया कंसेप्ट होता है कोरोनरी स्टील फिनोमेनन. कोरोनरी स्टील फिनोमेनन के अंदर हम वो वेसोडाइलेटर्स बहुत टाइप के होते हैं बट वो उन वेसोडाइलेटर्स की बात करते हैं जैसे कि हाइड्रेलाजीन और डाइपाइरिडामोल. ये दोनों वेसोडाइलेटर्स हैं बट इनका जो एक्शन है वो वेसोडाइलेटर वाला नहीं होता है, मतलब कि जो वेसल्स हैं उनको डायलेट नहीं करता है ये. और उस जगह पर वो उल्टा उनका एक्शन हो जाता है जहाँ पर ऑब्स्टेरिक ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर वो और ही ब्लड को रोक देते हैं आने से, मतलब इनका उल्टा ही फंक्शन होता है, वेसोडाइलेटर जैसा फंक्शन होता ही नहीं है. इसीलिए हम प्रेफर करते हैं वेसोडाइलेटर या नाइट्रेट जब भी दे रहे हैं तो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट का यूज़ करें. So, a coronary steel phenomenon has now been evolved which explain why general vasodilators like hydralazine and dipyridamole are generally ineffective in angina and may reduce the supply of blood to the area where is ischemic. ये इनफेक्टिव है एंजाइना पेक्टोरिस में. एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट नहीं कर पाते हैं, उल्टा रिड्यूस कर देते हैं सप्लाई ऑफ ब्लड, सप्लाई बंद कर देते हैं ब्लड की टू द एरिया, उस एरिया पे सप्लाई बंद कर देते हैं जहाँ पर इस्केमिक कंडीशंस हैं.
वाइल ड्रग लाइक नाइट्रेट, जितनी भी नाइट्रेट के अंदर ड्रग आती है, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट एक्टिंग हो, विच आर पुअर जनरल वेसोडाइलेटर्स, और ये इफेक्टिव भी है। जो नाइट्रेट्स है वो पुअर जनरल वेसोडाइलेटर भी है बट इफेक्टिव है। बट जो जनरल वेसोडाइलेटर्स है जैसे कि हाइड्रोलाजीन और डायपाइरिडामोल, वो इनइफेक्टिव हैं एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। So the general vasodilator dilate all non-ischemic blood vessel and also allow more blood flow to areas which are already well supplied. जनरल वेसोडाइलेटर्स क्या करते हैं? जनरल वेसोडाइलेटर मतलब हाइड्रोलाजीन और डायपाइरिडामोल डायलेट कर देते हैं नॉन इस्केमिक ब्लड वेसल को, जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है ब्लड वेसल को डायलेट करने की, वहाँ पर तो सप्लाई अच्छे से देंगे। नॉन इस्केमिक मतलब जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कि वहाँ पर अच्छे से पूर्ति हो चुकी है ऑक्सीजन की भी, ब्लड फ्लो की भी। एंड अलाउ मोर ब्लड फ्लो, और वहाँ उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो उस एरिया में वो सप्लाई करते हैं, विच आर ऑलरेडी वेल सप्लाइड, जो पहले से ही अच्छे से सप्लाइड है। सो द जनरल वेसोडाइलेटर डायलेट ऑल नॉन इस्केमिक ब्लड वेसल्स एंड ऑल्सो अलाउ मोर ब्लड फ्लो टू एरियाज विच आर ऑलरेडी वेल सप्लाइड, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर ब्लड की फ्लो को और इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो हाउएवर द परफ्यूजन थ्रू द ऑब्स्ट्रक्टेड रीजन इज़ नॉट इम्प्रूव्ड, जिसके कारण क्या हो रहा है, जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टिव रीजन है, जहाँ पर ब्लड रुका हुआ है, जहाँ खून नहीं आ पा रहा है, ठीक से फ्लो नहीं हो पा रहा है ब्लड का, वो नहीं हो पाता, ठीक से इम्प्रूव नहीं हो पाता है जब हम जनरल वेसोडाइलेटर्स देंगे जैसे कि हाइड्रोलाजीन और डायपाइरिडामोल। सो rather it may decrease because of more liberal blood flow to non-obstructed blood vessels, और उल्टा कर देते हैं ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लड वेसल्स के अंदर या नॉन इस्केमिक ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ा देते हैं। सो कोरोनरी स्टील फिनोमेनन यही बताता है कि जो जनरल वेसोडाइलेटर्स है हाइड्रोलाजीन डायपाइरिडामोल, वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लड वेसल्स या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव नॉन इस्केमिक ब्लड वेसल रीजन के पास तो ब्लड का फ्लो बढ़ा देते हैं, बट जहाँ पर ज़रूरत है इस्केमिक ब्लड वेसल्स पे या ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लड वेसल्स पे जहाँ पर ज़रूरत है ब्लड फ्लो की, वहाँ पर नहीं करते हैं, उनका कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, वो इम्प्रूव ही नहीं करते, डायलेट ही नहीं करते वेसल्स को। Now, nitrite are also likely to cause dilatation of intracranial या cerebral vessels. नाइट्रेट जो है, मतलब नाइट्रेट का जो रिड्यूस फॉर्म है नाइट्राइट, वो डायलेशन कराता है इंट्राक्रेनियल वेसल्स की, एंड दिस मे कॉज हेडेक, जिसके कारण हेडेक के भी चांसेस होते हैं। अब एग्जांपल दे रखे हैं कि जो वर्कर्स होते हैं इन एक्सप्लोजिव फैक्ट्रीज ऑफन कंप्लेन ऑफ हेडेक, उन लोगों को हेडेक जैसी सिचुएशन होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूड एक्सपोजर टू ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, क्योंकि वहाँ पर ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट होता है प्रेजेंट, जहाँ पर भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या जहाँ पर भी इसका निकाल रहे हैं, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट होते हैं, उन वर्कर्स को ऐसी कंडीशन, हेडेक जैसी कंडीशन होती है, क्योंकि ये नाइट्राइट जो है या ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो है उनके इंट्राक्रेनियल वेसल्स को भी ओपन कर देता है, डायलेट कर देता है, जिसके कारण हेडेक जैसी सिचुएशन होती है उनको। बट टाइम के साथ वो भी उसको बदल लेते हैं या उनमें वो जो परिवर्तन आ जाता है। अब साइड इफ़ेक्ट देखते हैं नाइट्राइट के। नाइट्राइट थ्रॉम्बिंग हेडेक जैसी सिचुएशन, फ्लशिंग मतलब एक्सेसिव ब्लड फ्लो, डायलिटेशन हुआ तो ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ गया, फ्लशिंग वहाँ कहते हैं। डिजीनेस, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया आर कॉमनली इनकाउंटर्ड। डिजीनेस मतलब स्पिनिंग ऑफ हेड मतलब चक्कर आना, पोस्चुरल हाइपोटेंशन बीपी में कमी होना, बीपी कम है मतलब कि ब्रेन के पास अच्छे क्वांटिटी में जो है ब्लड नहीं जा पा रहा है, अगर ब्लड नहीं जाएगा तो रिसीव नहीं हो पाएंगे सिग्नल्स, चक्कर आने जैसी महसूस होगा। टेकिकार्डिया या तो इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ कब होगा? जब हम जनरल वेसोडाइलेटर जैसे हाइड्रोलाजीन दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो टेकिकार्डिया होना चाहिए वो टेकिकार्डिया हो ही नहीं रहा, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, बीपी जो है कम हो रहा है। सो ये कंडीशंस होती है। टॉलरेंस टू हेडेक में डेवलप ऑन प्रोलॉन्ग यूज़। टॉलरेंस टू हेडेक जैसे कि जो वर्कर्स है जो एक्सप्लोजिव फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं या ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट के कांटेक्ट में है, उन लोगों को हेडेक की टॉलरेंस हो जाती है डेवलप, उन्हें कोई सिमिलरली टॉलरेंस टू दी एंटी एंजाइनल इफेक्ट में डेवलप ऑन रिपीटेड यूज़। उसी प्रकार से अगर एंटी एंजाइनल ड्रग हम लेते रहेंगे तो उसकी भी टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी ऑन रिपीटेड यूज़। बट सेंसिटिविटी इज़ री एस्टेब्लिश्ड इफ़ द ड्रग इज़ विदड्रॉन फॉर अ डे और सो। जब टॉलरेंस हो जाती है उसके बाद अगर उस ड्रग को लेना बंद कर दिया, उसके बाद सेंसिटिविटी भी जैसे कि नॉजिया, वॉमिटिंग जैसी कंडीशंस भी आ सकती है विदड्रॉन फॉर अ डे और सो, अगर हम 1 से 2 दिन तक या 3-4 दिन तक हम उस दवाई को नहीं लेते तो।
अब हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन है, नाइट्रेट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, अदर्स, इनकी हर एक ड्रग को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले शॉर्ट एक्टिंग के अंदर ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन, सबसे पहले उसे पढ़ेंगे। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट या ट्राइग्लिसरीन हम सबलिंगुअल रूट से देते हैं। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है नाइट्रोग्लिसरीन का वो सबलिंगुअल रूट है, मतलब कि टंग के नीचे रखना है और ना ही उसे च्युई करना है, बस वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा। और जैसे हम कहते हैं चूसना है उसे, मतलब टॉफी की तरह। इसका जो डोज है सबलिंगुअल रूट की तरह इसे देते हैं। और नाइट्रोग्लिसरीन का जो डोज है वो 0.15 to 0.6 mg तक देते हैं। कोई कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन है 1 से 2 मिनट के बीच में जो एक्शन है वो दिखने लगता है, मतलब पेन जो है वो कम होता होगा। एंड इफेक्ट लास्ट फॉर 15 to 30 मिनट। जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 15 से 30 मिनट तक रहता है। 4th पॉइंट, शुड नॉट बी सॉलोड एंड शुड बी स्पिट आउट एज सून एज द पेन रिलीव्ड या रिलीव्ड। सो इसमें बोला है कि फोर्थ पॉइंट, शुड नॉट सॉलोड, इसे निगलना नहीं है, एंड शुड बी स्पिट आउट, और जल्द से जल्द उसे स्पिट आउट कर देना है जैसे ही, एज सून एज द पेन इज रिलीव। जैसे ही हमें लगने लगे कि पेन जो है वो कम हो गया है, उसी टाइम उसे स्पिट आउट कर दो। अब स्टोरेज कंडीशन है, द टैबलेट शुड बी केप्ट इन अ टाइटली क्लोज्ड सील ग्लास कंटेनर, अदरवाइज इट में डिटीरियोरेट। स्टोरेज में है कि इस टैबलेट को एक टाइटली क्लोज या सील कंटेनर के अंदर आराम से इसे सील करके रखना है, नहीं तो ये जो दवाई है, ये जो टैबलेट है वो खराब हो जाएगी, डिटीरियोरेट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। 6 पॉइंट है, नाइट्रोग्लिसरीन सिर्फ और सबलिंगुअल रूट या टैबलेट की फॉर्म में ना आकर ऑइंटमेंट, ट्रांसडर्मल पैचेस, इन्फ्यूजन, एम्प्यूल्स के अंदर भी आने लगे हैं। सो नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट के बारे में बता रखा है कि नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट 2% इज आल्सो अवेलेबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ नॉकटर्नल एंजाइना। रात में जो उठने वाली एंजाइना होती है, स्लीपिंग के टाइम पे जो एंजाइनल अटैक आ जाता है, उस केसेस में नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट का यूज भी कर सकते हैं। सो द ऑइंटमेंट इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली ऑन द स्किन, 1 से 2 इंचेस की दूरी तक उसे अच्छे से यूनिफॉर्मली रगड़ देना है, थोड़ा सा रब करके लगा देना है जहां पर भी इसका एक्शन प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर सर में दर्द है तो वहां लगा दो, अगर हर्ट के पास पेन हो रहा है, शोल्डर के पास पेन हो रहा है तो वहां पर रगड़ना है थोड़ा सा। अब इसका पता कैसे चलेगा कि कितना डोज लेगा, कितना पिंच ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट भी एक डोजेस फॉर्म होता है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है जैसे क्रीम की तरह, बट उससे थोड़ा सा गाढ़ा होता है। सो कोलेप्सिबल ट्यूब्स के अंदर भी आता है ये, और या लार्ज माउथ कंटेनर्स के भी अंदर आता है, जिसके अंदर जो ढक्कन होता है उसका या उसका जो मुंह होता है कंटेनर का वो बड़ा होता है, ताकि इजीली ले सके। जैसे कि बाम होती है, उनके अंदर जो कंसिस्टेंसी होती है वही कंसिस्टेंसी ऑइंटमेंट की भी होती है। सो पता कैसे करें, सबसे पहले हमें अप्लाई करना है और उसके बाद हमें देखना है कि वो जो हमने अप्लाई किया है उसका इफेक्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो गया तो इसका मतलब उतनी ही डोज हमें लेनी होगी। नाउ 8 पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 घंटे से या उससे भी ऊपर तक रह सकता है नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या इफेक्ट। दूसरा डोजेज है ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस की फॉर्म में आता है, जैसे कि नाइट्रोडर्म TTS 5 mg 10 mg पैचेस आते हैं। इनका जो एप्लीकेशन है, मतलब एक दिन में एक ही बार अप्लाई करना है, वंस अ डे एप्लीकेशन ऑन दी स्किन। IV इन्फ्यूजन की फॉर्म में भी आता है। IV इन्फ्यूजन मतलब ड्रिप बाय ड्रिप जो है हमारी बॉडी में जाएगा। ये इसका जो एक्शन होता है वो रैपिड होता है। स्टडी प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी मिलता है फॉर एज लॉन्ग एज डिजायर्ड, जितना कंसंट्रेशन प्लाज्मा कंसंट्रेशन रखना है ज़्यादा समय के लिए रहता है। एम्प्यूल्स जो होते हैं उनकी फॉर्म में भी दिया जाता है। एम्प्यूल्स अवेलेबल कंटेनिंग 5 mg पर 10 ml के कंसंट्रेशन के अंदर। एम्प्यूल्स होते हैं वो, या जो भी पेरेंटल प्रिपरेशंस होती है वो डिस्पेंस की जाती है। एम्प्यूल्स को जो सील है वो हीट से करते हैं, हीटिंग मेथड से उसका जो मुंह है वो बंद करते हैं, या उसके जो कैप है उसको बंद करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक बार तोड़ा ग्लास रॉड से या किसी भी चीज़ से, उसके बाद जो प्रिपरेशन है उसे इंजेक्शन के अंदर ली और इंजेक्ट करा और इसे फिर डस्टबिन के अंदर थ्रो कर दिया। एम्प्यूल्स का जो यूज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम के लिए होता है, एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो बुक है वो बुक की पिक्चर है, बुक का नाम है PC डांडिया। सो आप पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। वही चीज़ें लिखी है जो मैंने पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स में एडअप की है। नेक्स्ट ड्रग इज़ एमाइल नाइट्रेट। एमाइल नाइट्रेट जो डोजेस फॉर्म है इसका वो इन्हेलेशन के टाइप से लिया जाता है। एमाइल नाइट्रेट की डोज है 0.18 to 0.3 ml, क्योंकि ये इन्हेलेशन एरोसोल की फॉर्म में होगा तो इसीलिए ml में लिखा है, ना कि mg में। वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे इसके अंदर। ऑनसेट ऑफ एक्शन 10 सेकेंड, मतलब कि 10 सेकेंड के अंदर में ही इसका जो इफेक्ट है वो सीन दिखने लगेगा, और ड्यूरेशन जो है वो 10 मिनट तक रहेगी, मतलब जो उसका एक्शन है वो लास्ट अप टू 10 मिनट। इट इज़ ओकेजनली यूज्ड, बहुत कम ही यूज़ किया जाता है, कम ही अवसरों पर यूज़ किया जाता है, ओकेजनली यूज्ड। नेक्स्ट थर्ड ड्रग है आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, जिसको सॉर्बिट्रेट से मार्केट में मिलता है, ब्रांड नेम है सॉर्बिट्रेट। ये भी सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है। डोज है 5 to 10 mg, सबलिंगुअल रूट से भी और साथ में ओरली, मतलब GIT के थ्रू भी पास करवाई जाती है। सबलिंगुअल रूट के साथ साथ ओरली भी ये ड्रग दी जाती है। इसका जो डोज है जनरली सबलिंगुअल के लिए 5 mg प्रेफर करते हैं, बट अगर हम ओरली टैबलेट ले रहे हैं, मतलब GIT के थ्रू ले रहे हैं टैबलेट, सॉलो कर रहे हैं उस टैबलेट को, तो 10 mg की टैबलेट को प्रेफर किया जाता है। आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट का जो है स्लाइटली स्लोअर एक्टिंग देन नाइट्रोग्लिसरीन, जो इसका एक्शन है, जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो धीरे है, या मतलब लेट उसका जो एक्शन है वो हमें दिखता है। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या इफेक्ट जो है लास्ट अप टू 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे के लिए इसका इफेक्ट रहता है बॉडी के अंदर। इट अंडरगोज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में भी जाती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? सो द फर्स्ट पास इफेक्ट इज अ फिनोमिनन, ये एक फिनोमिनन है जिसके अंदर इन विच अ ड्रग गेट मेटाबोलाइज्ड एट अ स्पेसिफिक लोकेशन इन दी बॉडी। ब्लड के अंदर जाने से पहले या ब्लड सर्कुलेशन में जाने से पहले या
इफेक्टर सेल के पास जाने से पहले ये मेटाबोलाइज होता है एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। वो स्पेसिफिक लोकेशन है लिवर। लिवर के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म होता है सबसे पहले, फिर एब्जॉर्प्शन होता है जाके। एडीएमई प्रोसेस को ये फुलफिल नहीं करता, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म होता है लिवर के अंदर। लिवर के अंदर मेटाबॉलाइज होने के बाद जो उसकी क्वांटिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। सो दैट रिजल्ट इन अ रिड्यूस कंसनट्रेशन ऑफ द एक्टिव ड्रग। जो एक्टिव ड्रग की कंसनट्रेशन है वो कम हो जाती है, डोज कम हो जाती है अपॉन रीचिंग इट्स साइट ऑफ एक्शन और द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर जाना। ब्लड वेसल के अंदर जाने तक या साइट पर रीच करने पर, साइट तक पहुंचने पर जिसकी कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। सेकंड डेफिनेशन है फर्स्ट पास इफेक्ट की। द फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज अ फिनोमिनन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म whereby the concentration of a drug, especially when administered orally, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जनरली हमें ओरली जो ड्रग्स लेते हैं उनमें देखा जाता है कि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कर रही है कि नहीं, क्योंकि अगर हम सबलिंगुअल टैबलेट्स लेते हैं वो सीधा ब्लड वेसल्स में जाती है, ना कि वो जीआईटी के थ्रू पास ऑन करती है। ऐसे ही अगर हम इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबलिंगुअल टैबलेट्स ऐसी जो इन्फ्यूजन्स लेते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड वेसल्स में जाती है। सो इसमें लिवर तक पहुंचने का कोई चांस ही नहीं है। बट ओरल के केस में ये लिवर तक भी पहुंच जाती है। कोई टैबलेट्स का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी होता है। सो drug, especially when administered orally, is greatly reduced before it reaches the systemic circulation. Systemic blood vessel तक जाने तक उसका जो concentration होता है वो कम हो जाता है। It is the fraction of drug lost during the process of absorption which is generally related to the liver और gut wall के अंदर सबसे पहले इसका absorption होता है, जिसके कारण जो drug का fraction है या dose है, जो concentration है वो कम हो जाती है। नाउ ये बुक में है हमारी नाइट्रेट आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, ऐसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये ट्रांसडर्मल पैचेस की एक फ़ोटो है कि ट्रांसडर्मल पैचेस दिखते कैसे और उसे कैसे लगाएंगे। ये गोल सा जो है ट्रांसडर्मल पैचेस है, इसके सिर्फ और सिर्फ उसको रखना है जहाँ पर भी आपको पेन है। सेकंड पिक्चर ये है, स्क्वायर, सर्कल, किसी भी शेप में पैचेस मिल सकते हैं। फोर्थ ड्रग है आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, जिसको मोनोट्रेट के नाम से मार्केट में मिलती है। ये भी एक सबलिंगुअल रूट से दी जाती है। 10 mg इसकी डोज है। डज नॉट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट की डज नॉट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट की तरह फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाती है। बेटर बायो अवेलेबिलिटी है, मतलब कि 100% एफिशिएंसी है वहाँ तक पहुँचने की, रिसेप्टर तक पहुँचने की, जहाँ पर साइट है, साइट ऑफ एक्शन जहाँ पर चाहिए हमें, साइट ऑफ एक्शन जहाँ पर चाहिए वहाँ पर 100% ये ड्रग पहुँच जाती है। क्योंकि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट करता है बायो अवेलेबिलिटी को। बायो अवेलेबिलिटी मतलब एफिशिएंसी या एफिकेसी उस ड्रग की कि वो 100% जितनी ली है बॉडी के अंदर उतनी ही कंसंट्रेशन में वो उस रिसेप्टर, उस जगह पर सीधा पहुंच जाए जहाँ पर हमें एक्शन चाहिए, जहाँ पर हमें पेन का जो परसेप्शन है उसे कम करना है, या हेडेक है तो उसे लो करना है, वहाँ तक। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, 2 आवर तक इसका ड्यूरेशन मेंटेन रहता है, उसका इफेक्ट बॉडी में रहता है। फिफ्थ ड्रग है पेंटाएरिथ्राइटोल टेट्रानीट्रेट, पेंटाएरिथ्रिटल। फिफ्थ वन इज पेंटाएरिथ्रिटल टेट्रानाइट्रेट, जिसको पेरीट्रेट के नाम से भी मार्केट में मिलती है। ये एक ओरली, हम इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल है। डोज है 10 to 40 mg 3 टाइम्स अ डे। अगर हम ओरली कोई भी ड्रग लेते हैं तो उसे जनरली ज़्यादा लेना पड़ता है एक दिन के अंदर, ऐसा देखा गया है। बट एज़ कम्पेयर टू सबलिंगुअल, क्योंकि जो डोज होती है, जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाती है ओरल के केस में, और सबलिंगुअल में डायरेक्टली वो ब्लड वेसल्स में जाती है, जो उसकी कंसनट्रेशन में कोई नुकसान नहीं होता है या कम नहीं होती है। ऑल्सो अवेलेबल है सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन। सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन वो प्रिपरेशंस होती है जो धीरे 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 अपना जो एक्टिव ड्रग्स है वो उसको रिलीज़ करती है बॉडी के अंदर। तो वो भी, जिससे क्या होता है कि जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो बढ़ जाता है सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन में। लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट है ये, क्योंकि सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन है। ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो 15 से 30 मिनट के भीतर ही अपना एक्शन शो करने लगते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लास्ट फॉर 6 घंटे तक इसका एक्शन बना रहता है बॉडी के अंदर। नाउ सिक्स्थ वन इज एरिथ्राइटल टेट्रानाइट्रेट, जिसको कार्डिलेट नाम से भी मार्केट में मिलती है। ये भी एक सबलिंगुअल ही टैबलेट है। डोज है 5 से 15 mg।
बट अगर हम ओरली लेंगे तो इसकी जो डोज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी 15 से 60 mg तक की हो जाएगी। ऑनसेट ऑफ एक्शन है क्विक, 15 मिनट के अंदर ही अब उसका जो एक्शन है वो होने लगता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 6 आवर तक अपना एक्शन शो करती है बॉडी के अंदर। हम डोज को कम क्यों रखते हैं सबलिंगुअल में? क्योंकि वो डायरेक्टली और एफिशिएंटली उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो एकदम करेक्ट है, तो वो जो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी उसकी मात्रा ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए डोज जो है वो कम ही रखी जाती है। इससे टॉक्सिसिटी इफेक्ट भी आ सकते हैं। बट ओरली के केस में इसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है क्योंकि वो जीआईटी से मतलब पूरा जीआईटी से एनएस तक जो है वो 10 बार घूमेगी, एब्जॉर्ब होगा जीआईटी में, इसीलिए इसकी जो डोज़ है उसको बढ़ा दिया जाता है। ये एक शॉर्ट फॉर्म में एक टेबल दी गई है जिसके अंदर शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग सारी ड्रग्स बताई गई हैं। जो अमाइल नाइट्रेट से जितनी भी हमने ड्रग पढ़ी है वो शॉर्ट जनरली लॉन्ग एक्टिंग में आता है, बट यहाँ इस टेबल में शॉर्ट एक्टिंग में भी लिखा हुआ है। बट हमने क्लासिफिकेशन में जो है शॉर्ट एक्टिंग में बस एक ही ड्रग पढ़ी थी जिसका नाम था नाइट्रोग्लिसरीन। तो शॉर्ट एक्टिंग के अंदर है नाइट्रोग्लिसरीन। डोज एंड रूट, डोज है इसका 0.15 से 1.2 mg, रूट है सबलिंगुअल। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 15 से 30 मिनट तक इसका एक्शन बॉडी में बना रहेगा। आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, डोज है 5 mg, सबलिंगुअल रूट से दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर हम आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट को लॉन्ग एक्टिंग में देखेंगे, जो उसकी डोज होगी वो बढ़ जाती है क्योंकि हम ओरली दे रहे हैं। ये भी लिखा है ओरली दे रहे हैं क्योंकि इसकी डोज है 10 mg, ऊपर में 5 mg दे रहे हैं, सबलिंगुअली दे रहे हैं, नीचे में सॉर्बाइड आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट लॉन्ग एक्टिंग के अंदर 10 mg दे रहे हैं और 4 से 6 आवर तक इसका ड्यूरेशन रहेगा, ओरली भी दे रहे हैं। तो ओरल में क्या होता है कि डोज बढ़ जाती है। फिर साथ ही में अगर हम ओरली देते हैं तो जो ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा समय के लिए रहता है। जैसे कि दोनों में एक एक एडवांटेजेस हो गए। अगर हम सबलिंगुअल टैबलेट्स लेते हैं तो ऑनसेट ऑफ एक्शन तो ज़्यादा है उसका, मतलब क्विकली है, कम समय में ज़्यादा एक्शन दिखाएगी, बट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है उसका जो पीक लेवल होता है वो बहुत कम समय के लिए रहता है, 60 मिनट के लिए बस लिखा है। तो सबलिंगुअल में तो ये प्रॉब्लम हुई। बट अगर हम ओरली टैबलेट लेते हैं तो ओरल में डोज बढ़ानी पड़ती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में भी जा सकती है। डोज बढ़ाते हैं तो जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो भी लेट मिलता है थोड़ा, बट ऑनसेट ऑफ एक्शन जैसे ही मिलेगा तो ये जो एक्शन है वो बहुत समय के लिए रहता भी है बॉडी के अंदर। बट सबलिंगुअल में तुरंत एक्शन दिखेगा, तुरंत गायब हो जाएगा। नाउ सेकेंड ड्रग इज आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, 10 mg सबलिंगुअली दे रहे हैं 2 आवर्स के लिए, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। अमाइल नाइट्रेट जो है बहुत ओकेजनली यूज़ करते हैं 0.18 से 0.3 ml, क्योंकि ये इन्हेलेशन की फॉर्म में, इसीलिए जो डोज है वो ml में, और 5 से 10 मिनट तक ये एक्शन रहेगा। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर है नाइट्रोग्लिसरीन, इसका डोज बढ़ा दी गई है ऊपर से 5 से 10 mg, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग ज़्यादा समय के लिए इसका एक्शन हमें रखना है और 6 से 8 आवर्स के लिए इसका एक्शन रहता है, और ओरली हम इसे देते हैं। सस्टेन प्रिपरेशन नाइट्रोग्लिसरीन की जैसे ऑइंटमेंट भी पड़े थे, 2% ऑइंटमेंट 3 से 6 आवर तक इसका एक्शन रहता है। 5 से 10 mg ट्रांसडर्मल पैचेस भी पड़े थे, इनका जो एक्शन होता है वो बहुत लॉन्गर होता है, 24 आवर तक भी रह सकता है। आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट के अंदर डोज लिखी हुई है 10 mg, रूट ओरल 4 से 6 घंटे का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। पेंटा एरिथ्राइटल टेट्रानाइट्रेट 10 से 40 mg 6 से 8 आवर्स और ओरली देते हैं। एरिथ्राइटल टेट्रानाइट्रेट 15 से 60 mg डोज है, 6 से 8 घंटे तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इफेक्ट रहता है और ओरली देते हैं। सो ये एक शॉर्ट फॉर्म में या समरी फॉर्म में टेबल दी गई है।